रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांश में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय पढ़ा था, उसके IUPAC नाम के बारे में चर्चा की थी। उसी हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आज कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा करेंगे। सामान्यतः आपके सिलेबस में जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है आपको। इसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाना सीखेंगे। क्योंकि इसकी चर्चा हम पिछले कालांशों में कर चुके हैं। इससे पहले बच्चों आप एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के टॉपिक हो चुके हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। इसके बाद हम साइनाइडों के जल अपघटन से पढ़ेंगे कि साइनाइडों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एसिड हैलाइड, ट्राईहाइड्रोजन व्युत्पन्न और एल्काइल वेरिएंट से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाना सीखेंगे। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की पहली हेडिंग लगाते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। तो यह तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ये वाली विधि हमने पूरी पढ़ी है कि एल्कोहल को यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, CrO3 आदि के साथ अगर ऑक्सीकरण कराया जाए तो इसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल सेम कार्बन संख्या वाला होता है। इसी प्रकार यदि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा तो वह एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, लेकिन कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए पड़ेगा। एक कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इन सब बातों को बच्चों ने पिछले कालांशों में जाना था। आप वहां जाएंगे, सबकी चर्चा विस्तृत मिल जाएगी आपको। ये वाली हेडिंग हम लगाते हैं कि साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। साइनाइड से बच्चों जब भी हम इसका जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, क्षारीय भी हो सकता है, माध्यम कोई भी लेते हैं, किताबों में दोनों लिखा है। तो पहले इसका दो जल के अणु इसके दो पाई बंध बनाकर ऐड हो जाते हैं। दो पाई बंध को तोड़कर बच्चों, जैसे हम देखा HOH और HOH, दो पाई बंध इसमें से टूट जाएंगे और इन दो पाई बंधों पर दो जल के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। क्या बनेगा, RC, इस पर दो OH आ जाएंगे और यहाँ NH2 हो जाएगा। लेकिन एक कार्बन पर अगर एक से अधिक OH आ जाए तो वह कार्बन अनस्टेबल होता है और जल का अणु त्याग देता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है। अर्थात यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा और H2O का एलिमिनेशन होकर बच्चों एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड। अर्थात पहले जब इसको हम जल अपघटित करते हैं तो इसका आंशिक जल अपघटन होता है, जिसके अंतर्गत इसमें उपस्थित पाई बॉन्ड टूटते हैं। क्या, कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटते हैं और पाई बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है वो एमाइड बनता है। लेकिन इसको हम अगर और जल अपघटित कर दें और हीट भी कर दें तो यह जो एमाइड है यह भी जल अपघटित हो जाता है। इसका NH2 बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H का एडिशन हो जाता है और RCONH2 बन जाता है प्लस NH2। यदि मीडियम एसिडिक है तो यह सॉल्ट RCOOH बनेगा ना। एसिडिक है तो अमोनिया उसके साथ मिलकर सॉल्ट भी बना सकता है, यह भी सॉल्ट बना सकता है। तो मुख्यतः क्या हुआ, जब हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा एमाइड बनता है और इस एमाइड को पुनः हाइड्रोलिसिस करने पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के पश्चात हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इससे हम एलिफेटिक, एरोमेटिक दोनों तरह के एसिड बना सकते हैं बच्चों। जैसे हम लिखें CH3COOH और इसका पहले हम हाइड्रो गलत लिखा है ना, CH3C≡N, पहले हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा CH3CONH2, एसीटेमाइड बनेगा और इस एसीटेमाइड को फिर वाटर के साथ हीट करेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा।
यानी एक कार्बन लेके चले थे, 2 कार्बन का एसिड बनेगा, ये वाला कार्बन भी एसिड में बदलेगा। ये भी याद रखना, आपको चेन बढ़ाने वाली बात आती है तो साइनाइड बना के चेन बढ़ा सकते हैं अम्ल बनाने के लिए। ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। अच्छा, दूसरा अम्ल बनाए हम, यदि हम लिख दें यहाँ पे C6H5CN, कंडीशन वही की वही रहेगी, यहाँ बन जाएगा C6H5COOH, यानी कि बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल, वहाँ एसिटिक अम्ल था, यहाँ क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। दोनों अम्ल बना सकते हैं। आप पॉज करके नोट करते जाना बच्चों, यहाँ पे मैं तो मिटा दूंगा, हो सकता है आप इसे पॉज करके बीच में नोट भी कर लेना। तो ये किससे हो गया? साइनाइड से। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, एमाइड फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और एल्काइल और एराइल दोनों प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल इस विधि से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, आर कोई भी हो सकता है इसमें, फिर हम आपसे बता रहे हैं एल्काइल या एराइल। यहाँ हम ड्राई ईथर भी लिखते हैं। इसकी उपयोगिता हमने पहले बताई थी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत एक्टिव रिएजेंट होता है। यदि हल्का सा भी मॉइस्चर आ जाएगा तो वह मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन में बदल जाएगा या बेंजीन में बदल जाएगा। इसका जो अल्काइल ग्रुप होगा वह हाइड्रोजन को पकड़कर एल्केन बना लेगा, अगर इसका एराइल ग्रुप होगा वह हाइड्रोजन को पकड़कर बेंजीन बना लेगा। इसलिए यहाँ ड्राई ईथर मीडियम लेते हैं मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए। होगा क्या? इसमें एडिशन होगा, ये बॉन्ड इस ऑर्डर में टूटेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक आयोनिक कंपाउंड होता है, इस पे ये चार्ज है। जब हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यह इस पॉजिटिव कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव मैग्नीशियम है यह नेगेटिव ऑक्सीजन पर जाके जुड़ेगा, यानी बनेगा क्या? RC≡OMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एडिशनल कंपाउंड बन गया। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RC≡OH प्लस Mg के साथ X तो पहले से ही था, OH और आ गया। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इससे भी बेटा हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों तरह के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ जो आएगा वही कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा बन जाएगा। जैसे हमने लिखा CO2 में लिखा CO2, और यहाँ हमने लिखा CH3MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ लिख दें, पहले क्या हो रहा था हाइड्रोलिसिस, और यहाँ लिखते हैं H2O एसिड लिखें, है ना। तो दोनों रिएक्शन एक साथ, फर्स्ट क्या हुई? CH3MgBr हुई, देन सेकंड क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ एसिड मीडियम में। जब ये सब हो जाएंगे, इसका एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर आ जाएगा। बता हम पहले चुके कैसे रिएक्शन में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, CH3COOH बनेगा प्लस MgBrOH बनेगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अगर यहाँ लिखूं हम C≡O, और यहाँ पे हम लिखें अगर C6H5MgBr, इसकी रिएक्शन कराएं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दें एसिड मीडियम में, तब भी वही होगा। यहाँ पे C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और MgBrOH निकलेगा। क्या बन गया? ये एसिटिक अम्ल बन गया। और यह क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल बन गया, ये एसिटिक अम्ल बन गया। दोनों प्रकार के एलिफेटिक एरोमेटिक अम्ल को इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम बना सकते हैं। इसका जो R है, उस R का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अगर R प्रोपाइल है तो प्रोपाइल का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा।
प्रोपाइल यहाँ जुड़ेगा, जो ब्यूटेरिक अम्ल बनेगा। फिर इसी क्रम में बच्चों कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ड्राई ईथर का उपयोग मैंने बता ही दिया है। अगला है एसिड हैलाइड से। यहाँ भी एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों प्रकार के अम्लों को बनाने की विधि है। हमने कोई भी एसिड हैलाइड लिखा RCOCl, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया बेस की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। HCl निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और HCl बनेगा। प्रश्न है यहाँ पे बेस का क्या काम, जैसे हमने यहाँ पे ड्राई ईथर का आपको काम बताया था। ड्राई ईथर मीडियम में नहीं होगा तो बीच में मॉइस्चर आएगा कहीं और वो ग्रेगजान रिएजेंट एल्केन में बदल जाएगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। यहाँ बेस का क्या होगा बच्चों, रिएक्शन की रेट को अगर हमें बढ़ाना है तो इसके इस प्रोडक्ट को हम हटाते जाएं, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है इसकी। तो आपको क्या करना है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पर आना है तो इस एसिड को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। इस एसिड को हटाने के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस डाल, एसिड तो हमारा ये भी है और ये भी है, लेकिन पहले ये वाला एसिड रिएक्ट करेगा इस स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहाँ पे हम बेसिक मीडियम रखेंगे तो वह इस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा और ये एसिड रिमूव होता जाएगा, जिससे इस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी होगी, ज्यादा तीव्रता से हुई, ये एसिड बीच में से खत्म होता जाएगा, बेस इसको पकड़ के अलग कर देगा और ये मेन एसिड हमारा बनता रहेगा, अधिक मात्रा में उत्पादन का। अगर बेस नहीं होता तो इसका उत्पादन कम मात्रा में होता है। हम आर की जगह कुछ भी ले लें, हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड Cl, H2O बेस लिखा, यहाँ बन गया CH3COOH एसिटिक अम्ल। यहाँ हमने C6H5 लिखेंगे यदि हम, तो यहाँ बन जाएगा C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक अम्ल से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लेना बेटा, है ना, पॉज करके नोट कर लेना। अगर मैं पहले मिटा देता हूँ आप पॉज करके नोट कर लेना, किया करो। चलिए हम अगली चौथी हेडिंग लगाते हैं। चौथी हो गई ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों से। हमने मीथेन का ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न लिखा, पहले हमने ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को हम बच्चों क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। हमने ट्राइक्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराई, इसको हमने क्या किया बच्चों, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दी। इसके साथ KOH वह भी जलीय, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसको छोड़ देगा, OH इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी 3 KCl यहाँ से, 3 KCl यहाँ से निकल गए। क्या निकल गया, HC और 3 यहाँ पे क्या आ गए, OH आ गए। हम यह पहले बता चुके हैं कि एक कार्बन पर यदि एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो वह कार्बन बच्चों अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक अम्ल बन गया। ये एक महत्वपूर्ण विधि है बच्चों। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी तक इससे और इससे हमारा फॉर्मिक एसिड नहीं बन रहा था। यहाँ एसिटिक अम्ल से चालू हो रहा था, कम से कम 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना भी संभव है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है बेटा। इससे 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन गया फॉर्मिक एसिड। 2 वाला भी बना सकते हैं। हमने H यहाँ लिखा है ना बेटा, हम H की जगह हम लिख दें CH3CH, ट्राइक्लोरोएथेन लिख दें और वही कंडीशन कराएंगे, देखो सेम लिखेंगे हम यहाँ पे, सब कुछ वही कराएंगे। CH3C डबल OH बन जाएगा,
एसिटिक एसिड बन जाएगा। H, ये जो H है इस H की जगह CH3 आ जाएगा उसके ऊपर, बकाया सब कुछ वही होना है, जहां जहां H है वहां वहां हम CH3 लगा देंगे, एक रिएक्शन हो जाएगी। यदि हम C6H5 ले लें, C6H5 CH में लगेगा ना यहाँ पे बेटा, CCl3 आएगा, C6H5 CCl3, कंडीशन वही की वही रहेगी। क्या बनेगा पहले, C6H5C, यहाँ पे 3 KCl भी निकलेंगे ना, OH 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 H2 निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5COOH। यह हमारा बेंजोइक अम्ल बन गया। तो ये भी महत्वपूर्ण विधि है बच्चों, इससे तीनों प्रकार के इससे एक कार्बन वाला अम्ल भी बना सकते हैं, बकाया 2 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले अम्ल तो कोई भी बना सकते हैं। H की जगह कितने भी कार्बन लगाएंगे हम, उनसे प्राप्त जो पदार्थ होगा वह अम्ल होगा इस रिएक्शन के अंतर्गत। इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक हेडिंग और बची है, उसको भी लगाते हैं, लास्ट वाली हेडिंग है, तो नोट कर लेना आप। लास्ट हेडिंग है एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। इस तरह की रिएक्शन बेटा हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ी थी, देखिए उनके साथ पढ़ते हैं। यदि हम कोई भी एल्काइल बेंजीन ले लें, हमने ये ले लिया, अभी एल्काइल ग्रुप और लगाना है इसमें ना, CH2CH3 लिया और हमने ले लिया CH3CH3, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया। इसकी 2 रिएक्शन बेटा हमने पढ़ी हुई हैं। अगर हम लेकर CrO2Cl2, इससे कराते थे हम रिएक्शन, जब भी हमने पढ़ा था, जिसमें हम इटार्ड रिएक्शन बोलते थे इसे हम, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इससे हमने जब कराई थी रिएक्शन तो हमारा बेंजोइलाइड बना था। हमने पहले पढ़ा है बेटा, है ना, पिछले कालांशों में हमने इसको बताया था आपको। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये जो मिथाइल समूह है ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीकरण, ये एल्काइल बेंजीन। लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि स्ट्रॉन्ग हो जाए, एल्कलाइन KMnO4 हो जाए, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो जाए, कंसंट्रेट HNO3 आ जाए, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एल्कलाइन KMnO4, कंसंट्रेट HNO3, एसिडिफाइड K2Cr2O7, अगर यह आते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाता है। अर्थात जो एल्काइल समूह है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, अर्थात बेंजोइक अम्ल बनेगा। अर्थात एल्काइल बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यह विधि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, लेकिन इस विधि में बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एल्डिहाइड पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कारण वही किससे करा रहे हैं हम, एल्कलाइन KMnO4 या कंसंट्रेट HNO3 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, किसी से भी कराएंगे। एक बात याद रखना, जो कार्बन बेंजीन से अटैच है उसी कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा, लेकिन बेंजीन वाला एसिड कौन सा बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। यानी यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, इसका भी एसिड में परिवर्तन होगा। इससे में भी आवश्यकता नहीं पड़ने से नहीं लिखना इसको, बिल्कुल यही कंडीशन इसमें है। अब बेंजीन से 2 अलग अलग पोजीशन पर कार्बन जुड़े हुए हैं, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, थैलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। अर्थात जब भी हम एल्काइल एराइल बेंजीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप हों तो दोनों एल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, 3 होंगे तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। इस विधि का उपयोग सब बच्चों सामान्यतः एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में किया जाता है। मैं आशा कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ का जो टॉपिक चल रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। किसी भी समस्या के लिए बच्चों मैसेज अवश्य कीजिए।